रेस्पिरेटरी सिस्टम है? कि कुछ लोग कहते हैं ना कि ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ देना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सर ये ब्रीदिंग है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये ब्रीदिंग है। याद रखिएगा इस बात को, ये ब्रीदिंग है। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। यह एक अपचयी प्रक्रिया है। इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय कैटालिक प्रोसेस? आप कैटाबॉलिक प्रोसेस, अपचयी प्रक्रिया से क्या समझते हैं? अब अगला पार्ट हमारे सामने ये निकल के आता है। सर जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, देखो 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक होता है सर मेटाबॉलिज्म। जो भी रिएक्शंस जो भी चलती हैं आपकी और हमारी बॉडी में, सब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलती है। 5000 से ज्यादा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलती है हमारी बॉडी में। इसके 2 पार्ट होते हैं। मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म और सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है सर। सर जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को देखते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आएंगी, तभी तो हम क्वेश्चन लगा पाएंगे, है ना भाई। मैं आप लोगों को एक बार बार एक ही बात कहता हूं, सर रट्टाफिकेशन के लिए मेरी क्लास नहीं है। मेरी क्लास आपको समझाने के लिए है। बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम है जिनको हमें समझना होगा, और जिनको जो सिस्टम, कुछ सिस्टम है जो समझ में आ गए, उनके लिए एग्जाम कोई टफ नहीं होगा सर। मैं आपके सामने लेकर आया हूं 2 पार्ट। मैंने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है। कैटाबॉलिज्म की बात करूं और एनाबॉलिज्म की बात करूं। कैटाबॉलिज्म का मतलब है सर जो मैटर का बनना, जैसे कार्बोहाइड्रेट। आप लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बन जाना, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्रोटीन से अमाइनो एसिड का बन जाना, दूसरा पार्ट। प्रोटीन से किसका बन जाना? अमीनो एसिड का बन जाना। फैट से ग्लिसरॉल का बन जाना। आपकी बॉडी डायरेक्ट फैट थोड़ी लेती है, समझो। क्या आपकी बॉडी डायरेक्ट फैट लेती है? नहीं, वो ग्लिसरॉल की फॉर्म में आपकी बॉडी यूज करती है। क्या आपकी बॉडी डायरेक्ट प्रोटीन लेती है? नहीं, अमाइनो एसिड के रूप में आपकी बॉडी यूज करती है। क्या आपकी बॉडी डायरेक्ट कार्ब लेती है? नहीं, वो ग्लूकोज के रूप में बॉडी में यूज होता है। तो ये सब बनना, ये एनाबॉलिज्म रिएक्शन है। और कैटाबॉलिज्म है कि आपकी बॉडी में जो ऊर्जा का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का बनना, ये क्या है? ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है ना। अब समझो ऊर्जा कैसे बनती है। सर हमने पढ़ा था बचपन में कि जब हम कोई लकड़ी जला रहे थे तो उसमें से हीट निकली, और हीट निकली तो हमारे अंदर, हमारे घर में खाना पका था सर। यानी इसका मतलब बर्निंग से एनर्जी निकलती है। जी हाँ। और बर्निंग के लिए क्या जरूरी है? आग जलाने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। बड़ा सिंपल। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है ना, एयर के साथ। इसलिए तो इसे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस बोल दिया गया सर। मत जाओ इतना दूर, मत जाओ इन पार्ट्स में, पता नहीं क्या, कुछ भी तो नहीं है। चीजों को समझना है बस, चीजों को जानना है बस। ये हमारे लिए कैटाबॉलिज्म होता है।
चीजों को समझना, चीजों को जानना, ये हमारे लिए कैटाबोलिज्म होता है सर। ठीक है, आप लोगों को मैं इनडायरेक्टली एक बात यहां पर लिख देता हूं, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन react with glucose. In this process oxygen react with glucose and form carbon dioxide, water and energy। आ गया। और यही मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लिख देता हूं, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता है। कितनी एनर्जी का, कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है? जी जितेंद्र कुमार, गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया। आप लोग अगर जानते हो तो आप लोग आंसर दे सकते हो सर साथ साथ। ठीक है, आप लोग आंसर दे सकते हो। जैसे एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूं सर, दिस इज ग्लूकोज HC6H12O6 और इसकी रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूं जैसे O2 6O2 रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज और हमारे सामने आया सर एनर्जी। ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है उसको मैंने एज अ रिएक्शन, हाँ एक्सोथर्मिक होगा ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। वेरी गुड बच्चा। अब यहां पर बचा कितनी एनर्जी? 686 किलो कैलोरी। इस एनर्जी का यहां पर रिलीजेशन होता है। ठीक है सर। तो आपके सामने एक बहुत छोटा सा पार्ट मैंने आपके सामने बताया है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेस्पिरेशन, है ना। जो रेस्पिरेशन को हम सिर्फ सांस लेना है ना और सांस छोड़ना समझते हैं, एक्चुअल में वो सांस लेना और छोड़ना नहीं है। आपकी और हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चलती हैं सर नॉर्मल, वो क्या है? वो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली सभी रिएक्शंस कैसी हैं सर? कैटाबोलिक रिएक्शंस है ना। कैटाबोलिक इज द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हैव टू पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म एंड अनदर वन इज एनाबॉलिज्म। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं सर। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जैसे हम अपनी बात करें, आपके और हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो कौन से हैं? आप कहेंगे सर लंग्स है, सबको पता है ना। लेकिन अगर वहीं डिफर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग हैं। मैं आपके सामने जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं सर डिफर ऑर्गेनिज्म के, वो एक स्लाइड के अंदर इतना सिंपल करके बता देता हूं कि आप लोगों को लाइफ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेट कोई भी इशू नहीं आएगा। देखिएगा जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं सर। जीवों में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं?
देखो सर, मैं बात करता हूं सबसे पहले मैमल्स की। मैमल्स स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं, उन सब के अंदर हम भी इसी में इन्वॉल्व हैं। मैमल्स की बात करता हूं मैं, रेप्टाइल्स की बात करता हूं जो रेंग के चलने वाले हैं, जो रेंग के चलते हैं सर, रेप्टाइल्स की बात करता हूं मैं। यहां पर एव्स की बात करता हूं। जितना भी आप लोग पक्षी वर्ग जानते हैं सबको इसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब किससे सांस लेते हैं सर? लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं ये सब। ठीक है सर। मैं बात करता हूं सेकंड, मछली। मैं बात करता हूं अगर मछली की, तो आप यहां देखिए सर, मछली सांस लेती है गिल्स से, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है। और वो अपवाद क्या है? अपवाद है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि डॉल्फिन पानी से बाहर आती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, यार देखो मेरे को देख करके आ गई। वो आपको देख करके नहीं आई है, वो बेचारी सांस लेने आई है। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक मैमल है। व्हेल क्या है? व्हेल एक मैमल है। और अगर वो मैमल्स हैं तो वो किससे? लंग्स से सांस ले रहे होंगे। तो यहां पर जो एक्सेप्शन है सर, वो डॉल्फिन का है। ठीक है, वो व्हेल का है, ब्लू व्हेल का है सर। ब्लू व्हेल, आप उसके अंदर लिख सकते हैं स्पम व्हेल लिख सकते हैं, है ना। तो व्हेल का एग्जाम्पल है यहां पर। इसके बाद अगर बात करें नंबर थर्ड, आप लोगों ने बचा फ्रॉग और टेडपोल, इनको देखा होगा। अगर मैं फ्रॉग और टेडपोल की बात करूं, देखो फ्रॉग होता है छोटा मेंढक, टेडपोल थोड़ा बड़े आकार का होता है। फ्रॉग और टेडपोल की बात करो, ठीक है। तो सर इसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि ये किससे सांस लेते हैं? कई बार ऐसा भी देखा है मेंढक जमीन के अंदर भी होगा। वैसे मैं कई बार क्लास में पूछता हूं कि मेंढक कहां है, तो बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं। सर पानी में है, सर जमीन पर घूमते हुए देखा, सर फला मेरे दोस्त हैं उनके घर में है ना। लेकिन मेंढक एक इंडिया में जगह है सर, भानूर। मेंढक कहते थे पहले, आजकल भानूर है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। और अगर वहां बात करें तो भारत की सारी मिसाइलें वहीं बनती हैं। ठीक है, भारत की सारी मिसाइलें वहां बनती हैं। लेकिन अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा सर मेंढक जमीन के अंदर भी मिलेगा, तो यानी वो स्किन से सांस ले रहा होगा। वो पानी के अंदर मिलेगा तो वो गिल से सांस ले रहा होगा। वो जमीन के ऊपर घूमता है तो वो लंग से सांस ले रहा होगा। यानी तीनों चीजें मेंढक के अंदर मिलती हैं। नंबर 4 बात करता हूं सर मैं, नंबर 4 बात करता हूं, तो यहां पर आप लोगों ने स्कॉर्पियन देखा होगा, बिच्छू। सर जो बिच्छू है ना, बिच्छू के फेफड़े ऐसे होते हैं, ऐसे देखिए। जब वो सांस लेता है ऐसे खुलते हैं, सांस छोड़ता है बंद हो जाते हैं, खुलते हैं बंद हो जाते हैं, खुलते हैं बंद हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जो बिच्छू है उसके फेफड़े एक बुक की तरह है, इसी वजह से उसके फेफड़ों का नाम है बुक लंग। मैंने आपको पहले कहा था, क्लास पढ़ते पढ़ते याद होगी सारी की सारी। मोहम्मद वसी आलम कह रहे हैं सर वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। मैं कुछ नहीं दे रहा हूं भाई, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इसलिए आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में। मेरा काम तो जो मैं कर रहा हूं ईमानदारी से वो काम है ना। आप किसी क्लास में फोकस करते हो तो आपको इंटरेस्टेड लगती है, फोकस नहीं करते तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मैं ना कई बार एक बात है बच्चा, देखो आपका और हमारा मिलना भी, क्या आप और हम एक दूसरे से कभी मिले लाइफ में? नहीं मिले।
लेकिन आपका और हमारा मिलना भी, दैट इज द पार्ट ऑफ साइंस। एक बात बड़े गौर से समझिएगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। कई लोग आप लोगों के सामने आएंगे कि जो सनलाइट है उसके अंदर मास नहीं है, और मैं कहता हूं कि उसके अंदर मास होता है। प्रूव करते हैं हम चीजों को। एक मूवी आई थी कि अगर आप किसी को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती। ओम शांति ओम। सर आपका और हमारा मिलना भी, ये भी तो पॉजिटिव वाइब्स हैं पूरे यूनिवर्स की। आप कहां के रहने वाले, मैं कहां का रहने वाला, फिर भी हम मिले। दैट इज द पार्ट ऑफ साइंस, दैट इज द पार्ट ऑफ गॉड पार्टिकल्स, दैट इज द पार्ट ऑफ बोसोन पार्टिकल्स। ठीक है सर, चलो वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, वापस ध्यान देते हैं। नंबर 5 सर, आप लोगों ने अर्थवॉर्म का नाम सुना होगा। फार्मर फ्रेंड, किसान मित्र, अर्थवॉर्म। सर अर्थवॉर्म की बात करूं ना, अर्थवॉर्म की बात करूं तो अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म जमीन के नीचे ही तो मिलेगा, तो स्किन से वो सांस लेता है। ठीक है सर। फिर मैं बात करता हूं इंसेक्ट की, कीट पतंगों की। जितने भी कीट होते हैं आप सराउंडिंग में देख लीजिएगा, तो वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं, श्वास नली। मैं भी आपको बताऊंगा श्वास नली होता क्या है। एक सर मैं बात करता हूं अमीबा की, OEBA, अमीबा की बात करता हूं। अमीबा सांस कैसे लेती है सर? उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है, वहां से वो सांस लेती है। हाँ ज्योति कृष्णा, गुड। आप लोग नोट करें सर, आप लोग नोट करें यहां तक। अगर आपके ब्रेन में कोई ऐसा क्वेश्चन आता हो, क्योंकि सामने मैं आपके मोबाइल, मेरा मोबाइल ओपन है, आपके कमेंट एक कमेंट में देख रहा हूं, आपको इनसे रिलेट या आपको ये लगाओ कि सर ये किससे सांस लेता हम पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में यहां पर मैसेज छोड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं सर। हिस्ट्री के लिए ही हमें जाना जाता है, और हम जरूर हिस्ट्री बनाएंगे, और हिस्ट्री उस दिन पूरी होगी जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोग बताते जाएं सर। आप लोगों की लाइव चैट मेरे पास ओपन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। और बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर पार्ट होते हैं बच्चा, है ना? और सिंगल सेलुलर पार्ट वो सब सेल मेम्ब्रेन से। और बताइए, शाबाश। तो और आई थिंक आप लोग नहीं पूछना चाहते, पूछने का हमने मौका ही नहीं दिया आप लोगों को। जो भी आप पूछना चाहोगे वही आपके सामने पाओगे, क्योंकि सब कुछ ही तो रिटर्न कर दिया मैंने, सब कुछ ही रिटर्न हो गया बच्चा। इस वजह से आई थिंक आप यहां पर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर। अब हम थोड़ा सा सर डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल डिफाइन कर देते हैं बाबू, देखते जाओ। देखो, जैसे ये आपकी और हमारी सेल है, ठीक है सर। इस सेल का जो आउटर पार्ट है
दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। देखिए अब कैसे, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, देखो बड़े सिंपल से वर्ड में समझाऊंगा सर। एक होता है इनपरमिएबल, जो आपके घर में चाय छानने की छलनी है, वो क्या है? वो है इम्परमिएबल। ध्यान से समझिएगा, वो क्या है? इम्परमिएबल या इनपरमिएबल। ठीक है। फिर आप एक चीज देखते हैं कि सर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर हम बात करें, कुछ चीजें हमारे लिए ऐसी हैं, जैसे मैं किसी, देखो लेबोरेटरी के अंदर चलते हैं हम, और लैब के अंदर जाकर के हम बात करते हैं रिगार्डिंग, लैब के अंदर जाकर के हम बात करते हैं रिगार्डिंग एक वो आते हैं ना हमारे फिल्टर पेपर। जैसे मान लीजिए मैंने पानी के अंदर चीनी के अंदर के साथ नमक वो डिजोल्व कर दिया, उसको चाय छलने की छन्नी में से उसको हमने जो है बाइफरगेट किया। छलनी ने क्या किया? पानी को भी जानने दिया, चीनी को भी जानने दिया, नमक को भी जानने दिया, किसी को रोका ही नहीं। तो वो क्या है? इम्परमिएबल या इनपरमिएबल है। हमने क्या किया सर? दूसरा, हमने एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर ने पानी को तो जानने दिया, चीनी को और नमक को रोक लिया। वो क्या हुआ? सेमी परमिएबल हुआ, यानी रोकने का काम भी और, है ना। इसे कहा जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। जो आपकी और हमारी बॉडी है, आपकी और हमारी सेल है सर, कहा जाता है ना कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही कहा जाता है। जो आपकी और हमारी जो सेल है सर, उसका जो आउटर पार्ट है, जो कुछ पार्टिकल्स को रोक लेता है और जिनकी जरूरत बॉडी में नहीं होती उनको जानने देता है। आउटर कवरिंग, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, इस रूम के अंदर जो रूम में चारों तरफ दीवारें हैं ना, ऐसे ही मान लो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, और उस सेल के अंदर आप बैठे हो तो आप उस सेल के एक छोटे से अंग हो। आपके रूम में जो सोफे हैं, चेयर है, बेड है, बुक्स हैं, वो सब उस सेल के अंग हैं। आप इस तरीके से पढ़ो, ठीक है सर। तो आउटर बाउंड्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। चलिए सर, वापस अपने पॉइंट पर आते हैं और हम एक नया डिस्कशन आप लोगों से स्टार्ट करते हैं। यानी एक बात मैंने आप लोगों को अभी समझाई कि हमारी और आपकी बॉडी के अंदर जो हमारी और आपकी बॉडी है सर, उस बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, जो डिफर टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, या जो अलग अलग ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, उनके क्या क्या ऑर्गन है, ये आप लोगों को मैंने अभी आपको समझाया। सर इसी पार्ट को देखो, बड़ा इंटरेस्ट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाली हैं चीजें। आप जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सर, ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक इसमें सर इसके अंदर नहीं दिखेगा ना सर, चेंज कर लो ना बैकग्राउंड को। चलो उसी को करते हैं सर, जो हम और आप मिल करके डिस्कशन कर रहे थे, जिसके ऊपर इसी को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में मेरे को कुछ फिगर रेडी करना है, तो दैट्स वाई। देखो सर, मैं बिलीव एक चीज़ में करता हूँ, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, मेरी हमेशा से एक बुरी आदत ये रही है कि मेरे को चैप्टर में पढ़ना क्या है ये बच्चे को मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं बच्चे के साथ कैसे ज़िंदगी, उसके साथ क्वेश्चंस की जीने वाला हूँ, ये मैं पहले बता देता हूँ। अब आप इसको अच्छा कहें बुरा कहें, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। देखिए सर, और मैं
गूगल पर आपको फिगर मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ ना बनाए, मैं हो सकता क्योंकि मैं बहुत सालों से उस फिगर को रेडी कर रहा हूं, तो मैं हो सकता है उसको रफ स्ट्रक्चर को मुश्किल से 2 मिनट में रेडी कर जाऊं, लेकिन जब तक मैं चीज़ें खुद से नहीं डिज़ाइन करूंगा तब तक समझने में और समझाने में आप लोगों के लिए भी ईजी नहीं होगा। हो सकता है मैं उस फिगर को बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगाऊं, क्योंकि मैं कई सालों से इस फिगर को डिज़ाइन कर रहा हूं, और हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएं, है ना। तो आप सबसे यही कहना है मेरा, अगर रफ बना सकते हो तो साथ साथ डिज़ाइन कर लेना सर। आप डिज़ाइन कर लेना, और आप लोगों को ये लगे नहीं सर हमें डिज़ाइन नहीं करना है, तो आप रहने देना, आई हैव नो प्रॉब्लम। यहां बीच में हमारा हार्ट होता है सर, ठीक है। आप कहें सर क्या इतना गैप होता है? आप लोगों ने देखा होगा एक फीलिंग आती है हमारे अंदर हिकअप्स आने की फीलिंग आती है। कई बार इंसान में हिकअप्स आते हैं, है ना, और हम फीलिंग ले जाते हो भाई साहब को याद कर रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे जो फेफड़े होते हैं सर वो स्पंजी नेचर के होते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में स्पंज खाया होगा जरूर। और हमारा ये जो फेफड़ा होता है राइट लेफ्ट साइड, वो छोटा होता है, राइट साइड बड़ा होता है सर, ये भी समझ लीजिएगा। राइट साइड बड़ा होता है, लेफ्ट साइड छोटा होता है। पिंक कलर के लंग्स होते हैं हमारे, पिंक कलर के लंग्स होते हैं सर। और जैसा मैंने इधर का जो फेफड़ा आप लोगों के सामने डिजाइन किया है वैसा ही इधर होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। और हमारे लंग्स को स्टमक से और एब्डोमेन से जो कनेक्ट करता है दैट इज डायाफ्राम, और इसी डायाफ्राम की वजह से ही हमें हिकअप्स आते हैं सर, इसी डायाफ्राम की वजह से। बहुत छोटी छोटी फैक्चुअल बातें लेकर के आ रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, फैक्चुअल बातें हैं सारी की सारी। अगर यहां बात करें सर तो यहां पर एक प्रेजेंस होती है दैट इज वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स। वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स होती है। यहां अगर बात करें विचार तो सबसे पहले नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, नासा गुहा, माउथ, मुंह से भी हम सांस लेते हैं, यह भी हमारा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये है सर फेरेंक्स एंड एक्स, ग्रसनी। ये फेरेंक्स का पार्ट है, ग्रसनी का पार्ट है। हमारे जो सांस की नली होती है उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन होता है दैट कॉल्ड सी टाइप कार्टिलेज। सी टाइप कार्टिलेज होता है ये, ठीक है। उरोस्थी होती है, हाँ, कंठ मणि, जी हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो,
हमारी ये वाइट कलर में ट्रैकिया है, श्वास नली है। हमारे और आपके जो फेफड़े हैं वो पिंक कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा झिल्ली होती है। ठीक है सर। आप लोग एक चीज और देख पा रहे हैं, ये जो डिवीजन है, ये वाला डिवीजन, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई, श्वसनी। और ये जो आगे चल के येलो कलर में बाइफर्गेशन और ज्यादा हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। और ये जो व्हाइट कलर में डॉट डॉट दिख रहा है सर, दीज आर एल्वोलाई। यही तो कोष्ठिकाएं, यही तो ब्लड का फिल्टर करती हैं सर। आपके सामने देखो पूरा प्रोसीजर एक बड़ा सिंपल से वर्ड में। देखो बच्चा, आप लोगों को डिजाइन नहीं करना, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं क्योंकि मेरे को इसको अगर आपको समझाना है तो मेरे को चाहिए था ये रिक्वायरमेंट। बट आपको क्या करना है, आप अगर इसको, क्योंकि इसके जो मेन फंक्शन है वो जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वो चीज आपको करना है, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है वो चीज आपको नहीं करना है। ठीक है सर। तो यहां देखिए, एक बार मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। नेजल पैसेज, नंबर 2 फेरिंग्स, नंबर 3 लैरिंग्स, नंबर 4 ट्रैकिया और नंबर 5 लंग्स। ये मेरा डिस्कशन आपके साथ होने वाला है। ये 5 पार्ट है जिनका डिस्कशन आप और हम करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले नेजल पैसेज के बारे में मैं बात करता हूं। नेजल, सर एक चीज समझ लीजिएगा, इस चैप्टर को पूरा होने में कम से कम 2 लेक्चर लगेगा। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर हमारा इस चैप्टर को कंप्लीट होने में लग सर। लेकिन मेरा एक वादा है कि आप लोगों के लिए अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सर। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, PLU। ठीक है, कई बार हो जाती हैं चीजें, कोई बात नहीं, एडमिट करते हैं उन चीजों को। नेजल पैसेज की बात करते हैं सर। देखो, नेचर ने हमें 2 नेजल पैसेज दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये दोनों नेजल पैसेज ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, नहीं, ये आपको यहां तक ये बिल्कुल अलग अलग आते हैं। लेकिन इसी नेजल पैसेज के अंदर एक चीज देखिएगा, आपके नेजल पैसेज के अंदर हेयर है। पहला पॉइंट, हेयर। सर हेयर का काम है स्टॉप डस्ट पार्टिकल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीजों को। धूल के कणों को रोकना, स्टॉप डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों को रोकना, पहला काम। दूसरा सर, दूसरा हमारी बॉडी में हमारे नेजल पैसेज के अंदर होता है, क्या होता है दूसरा हमारे नेजल पैसेज के अंदर? दूसरा हमारे नेजल पैसेज के अंदर होता है, आप एक चीज देखते हैं कि एक लिक्विड मिलता है जिसे म्यूकस कहा जाता है ना सर? अगर एक बात बताऊं, ये हमारे नेजल पैसेज में लिक्विड नहीं होता ना, तो हम और आप सरवाइव नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है नेजल पैसेज। ये जो लिक्विड है, म्यूकस लिक्विड। कुछ लोग कहते हैं सर नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हम तो वेस्ट आता है तो नाक साफ कर देते हैं, ऐसा लगता है। तो सर एक बात समझिए, देखो नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम सर्दी चल रही है ना, आप देख रहे हो। इसका काम मैं समझा देता हूं, म्यूकस का काम क्या है, इस लिक्विड का काम क्या है। आप भी अगर जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका लिक्विड का
फंक्शन मेरे को बता सकते हो, देख सकते हो, मैं आपके कमेंट बॉक्स को जरूर देख रहा हूँ। देखिए सर, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस हो। बाहर का टेम्परेचर कितना हो बचा? 30 डिग्री सेल्सियस हो। सर ज़्यादा डार्क हो गया, अब ठीक है। बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो सर उस एयर को 30 डिग्री सेल्सियस से 37 तक आने में ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर टेम्परेचर हमारा हो गया, जैसे हम इमीडिएट यहां से उठ करके हम लद्दाख चले गए और लद्दाख के अंदर टेम्परेचर मिला 4 डिग्री सेल्सियस। अब वहां की एयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। उस एयर के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री तक आने में बहुत टाइम लगेगा। 4 डिग्री से 37 तक आने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। इसी वजह से आप एक बात समझिएगा, यह म्यूकस क्या करता है? म्यूकस करता है सर, जो एयर का टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लेके आने का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल आने का काम कौन करता है? ये म्यूकस करता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस का एयर जो टेम्परेचर है वो अगर डायरेक्ट हमारी बॉडी में चला जाए ना, तो हमारी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। समझना इस बात को। तो यानी यहां पर आप लोग ये लिख सकते हो, टू मेंटेन एयर एंड बॉडी टेम्परेचर। और सर्दियों में इसको मेंटेन करने में ज्यादा फोर्स लगता है, इसलिए सर्दियों में सबके नाक बहते हैं। सर्दियों में नाक बहते हुए मिले तो सर्दियों में नाक बहते हुए मिले तो ये मत समझना कि इनको जुकाम हो गया। जुकाम राइनो वायरस की वजह से होता है। सर्दियों में नाक बहने का रीजन ये है कि एयर का टेम्परेचर कम था। ज्योति कृष्णा समझ बच्चा ध्यान से, एयर का टेम्परेचर कम था, उसको बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल लेके आने का काम म्यूकस करता है, इसलिए उसका सिक्रीशन ज्यादा होता है। हर गर्मियों में जब टेम्परेचर हमारी बॉडी के अराउंड रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, और हमारी बॉडी में दोबारा से समझे इस बात को, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बाहर से टेम्परेचर 37 के अराउंड है, तो हमारे म्यूकस को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसलिए गर्मी के दिनों में हमारे जब टेम्परेचर 37 के आसपास होता है, नाक नहीं बहते हैं, जुकाम होने जैसी समस्याएं हमें नहीं आती हैं। तो आपके जो एयर का टेम्परेचर है वो अगर एज इट इज जो एयर है उस टेम्परेचर की एयर हमारी बॉडी में आ जाए तो हमारी बॉडी फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 37 डिग्री सेल्सियस की एयर की। ठीक है सर जी, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या ऐसे ही मैं इतनी दूर से कई 100 किलोमीटर से ऐसे ही आप लोगों से जुड़ने का जो है ऐसी फीलिंग ले रहा हूं और आप ये चारे वारे छोड़ना है। एक बार जल्दी से बता दीजिए सर, जल्दी। तो श्लेष्मा का काम मैंने आपको बताया, मेंटेन करना एयर के और बॉडी के टेम्परेचर को। ज्योति कृष्णा और मोहम्मद वसी आलम, मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, संदीप कुमार दास, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी ओके, पहली बार में ये चीज़ पढ़ी है। अर्जुन गुप्ता, यूसीसी टिंकू वर्मा और मोहम्मद वसी आलम कह रहा सर पहली बार ये चीज़ें पढ़ी हैं। सर आप लोगों का प्यार है, न जाने क्या क्या चीज़ें होंगी। आप लोगों को मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस जो वर्ड है ना वो यही है, जो हमने नहीं पढ़ा वो हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। चलो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। इसके बाद सेकंड में बात करता हूं सर फेरिंग्स की। मैं बात करता हूं फेरिंग्स की। बड़े अच्छे तरीके से फेरिंग्स को समझाऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से फेरिंग्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक बार देखते जाइए, समझते जाइए
कि फेरिंग्स क्या है। ठीक है, देखो बच्चा, मैं वापस फिगर पर आता हूं क्योंकि फिगर ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट पूरा, ये पार्ट, ये सब फेरिंग्स है। लेकिन आप कहेंगे सर ये पार्ट हम यहां खाना भी तो यहीं से खाते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल खाते हैं, मैंने तो मना ही नहीं किया। मैं तो कहता हूं आप लोग खूब खाना खाते हैं, है ना, मैंने तो मना नहीं किया ना। यानी यहां पर फेरिंग्स के रिगार्डिंग एक काम लिखते हैं कि इट इज द कॉमन पार्ट, और यही आपकी बॉडी का कॉमन पार्ट है जो दो सिस्टम में अकेला यूज होता है, याद रखिएगा। इट इज द कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इट इज द कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बहुत कॉमन सा पार्ट है जो दोनों में यूज होता है ना। और इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ फेरिंग्स ये लगभग 12 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है सर। यहां से ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट जाता है, लगभग 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है सर। तो मैंने अभी आप लोगों से दो पार्ट का डिस्कशन किया, एक तो नेजल पैसेज का डिस्कशन किया, एक मैंने आप लोगों के सामने फेरिंग्स का डिस्कशन किया। अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं सर थर्ड पार्ट क्या है हमारा। थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट लैरिंग्स। लैरिंग्स, कंठ। सर इससे ही ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स एंड वोकल कॉर्ड। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। इसी की हेल्प से आप बोल पाते हो। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप लोग कुछ खाना खा रहे थे और वो अंदर गया, हमें बहुत जोर से खांसी आने लग गई। यही काम है हमारे और आपकी बॉडी के अंदर। एक है ना बच्चा एपिग्लॉटिस होता है, जो क्या करता है, जब खाना खा रहे हो तो खाने की नली से हटके और सांस की नली को दबा लेता है, और जब आप सांस ले रहे हो तो वो खाने की नली को दबा लेता है। छोटे बच्चे का ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता, ये ब्रेन के लिए साथ काम होता है। इसलिए याद करो, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम मेडुला ऑब्लिंगाटा के अंदर लिखवाया था लास्ट क्लास, कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखा है तो। ठीक है सर, यहां पर आपके सामने, हाँ, यहां पर आपके सामने एक चीज देखने को मिलती है कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है खाना सांस की नली में जाने भी लग जाए, तो लैरिंग्स कहता है कि भाई साहब ये गलत रास्ता है, वापस चलो, ये रास्ता है ही नहीं, आप नो एंट्री में घुसने लग रहे हो। फिर खाना कहता मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, मैंने तो वापस चलना सीखा ही नहीं। हाँ, वही बता रहा हूं बच्चा, मैंने तो वापस जाना सीखा ही नहीं। तो एकदम से हमें बहुत जोर से खांसी आती है, लंग्स पूरा प्रेशर लगाते हैं उसको बाहर फेंकने का। जैसे अभी ज्योति कृष्णा ने पूछा, हिकअप्स होने लगता है। जी हाँ बिल्कुल, ज्योति कृष्णा ने पूछा कि सर ये बताइए कि हमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। सर आप देखो, एक आप है ना मन भर के सांस लेकर के बोलना स्टार्ट कीजिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि खत्म हो गया लंग्स के अंदर एयर। तो ये जो लंग्स के अंदर एयर का खत्म होना है क्या है, जब आप सांस लेते हो तो आपके अंदर जो वक्कल कॉर्ड है ना सर, वो ऐसे हिलता है, और वक्कल कॉर्ड जुड़ा हुआ है आपकी टंग के साथ। टंग हिलेगी, वक्कल कॉर्ड हिलेगा, वक्कल कॉर्ड हिलेगा, टंग जैसे कहीं अलग अलग फेस में टकराती है तो वर्ड का जनरेशन होता है। आप जीभ बाहर करे रखो, नहीं बोल पाओगे, है ना। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए जीभ की जब भी बात होगी हेल्प इन स्पीक, बोलने में सहायता करती है।
ठीक है सर। चलिए वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। तो अगर मैं कंठ से रिलेटेड, इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है क्योंकि यही बोलने में हेल्प करता है, वोकल कॉर्ड इसे कहा जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा सर, इसे ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। होता है बच्चा, बिल्कुल होता है, उसी वाइब्रेशन की वजह से तो होता है। ठीक है, देखिए सर, इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। आप लोग टेटवा भी इसे कहते हैं हिंदी के अंदर। अगर बात करूं सर लेरिंग्स की, तो लेरिंग्स की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेरिंग्स, वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। फीमेल्स के अंदर लेरिंग्स की लेंथ है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल्स में कम होती है एज कंपेयर टू मेल। आप लोगों ने देखा होगा सर, फीमेल्स के अंदर ये जो टेटवा, ये एडम्स एप्पल बाहर नहीं निकला होता, मेल्स के अंदर होता है। हाँ, कंठमणि भी कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, कंठमणि भी इसे कहा जाता है, कंठमणि, मणि इसे कहा जाता है। ठीक है सर। इसी वजह से मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर देखो वक्कल कॉर्ड बड़ा है, साइज बड़ा है, दैट्स वाई फीमेल की आवाज में गुर्राहट ज्यादा होती है और मेल्स की सर एडम्स एप्पल कुछ लोग में ज्यादा निकला हुआ होता है और जनरली गर्ल्स में नहीं। हाँ, वही मैं बता रहा हूं। इस गर्ल्स के अंदर बच्चा हाई पिच होता है, उनकी साउंड जो है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है, और मेल्स के अंदर लो पिच होता है, उनकी साउंड ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करती है। आप कभी भी देखना, गर्ल्स के अंदर जी नंदलाल रावानी, गुड इवनिंग सर, वेलकम है आपका। गर्ल्स के अंदर बच्चा हाई पिच मींस उनके अंदर जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है। इसीलिए अगर एक लड़की चिल्लाएगी और एक लड़का चिल्लाएगा, लड़की की आवाज ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी, लड़के की आवाज कम दूर तक ट्रेवल करेगी। इसी की वजह से 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है सर। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लगातार मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं, आप लोग इनको नोट भी कर रहे हैं। ठीक है सर। जैसे शेर के अंदर गुर्राहट ज्यादा होती है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, हाँ, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस पिच, वेरी गुड। एडम्स एप्पल गर्ल्स में इसलिए सर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेक्सुअल हार्मोन होते हैं। मेल के अंदर सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, और गर्ल्स के अंदर हार्मोन है जो सेक्सुअल हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। उसकी हेल्प से, उसकी वजह से वी डिफाइंड एडम्स एप्पल, और दैट द हेल्प ऑफ सेक्सुअल हार्मोन वी डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल बॉडी। ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं सर ट्रैकिया की। ट्रैकिया श्वास नली। ठीक है सर। आपकी बॉडी में और हमारी बॉडी में ट्रैकिया है सर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रैकिया की जो लेंथ है वो कितनी होती है? वो अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर होती है सर। ठीक है। और सी टाइप कभी सुना है आप लोगों ने कि सांस लेते लेते किसी की सांस नली फट गई? नहीं सुना होगा और हो भी नहीं सकता ऐसा। सी टाइप कार्टिलेज, सी टाइप कार्टिलेज प्रोटेक्ट ट्रैकिया। सी टाइप कार्टिलेज क्या करता है? हमारी ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर, बच्चों में आवाज डिफरेंट कम होता है। हाँ, बच्चों में कम होता है सर, क्योंकि अब एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट नहीं होता ना, सेक्सुअल हार्मोन सेक्रेट नहीं हो रहे होते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं सर लंग्स की। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन लंग्स के रिगार्डिंग, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है सर,
कि वेट ऑफ लंग्स, फेफड़ों का भार कितना होता है, तो अप्रोक्स 1400 ग्राम होता है सर, लगभग 1400 ग्राम फेफड़ों का। कोविड वायरस अफेक्ट ट्रैकिया, हां बिल्कुल है। ट्रैकिया तो एक रास्ता हो गया ना बच्चा, एक रास्ता हो गया जो जानने का है, लेकिन मैंने कहा प्रोटेक्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्टिलेज, तो जैसे ये हमारी ट्रैकिया, इसके चारों ओर एक बेंगल टाइप चीजें हो, जैसे ये हाथ है, इस हाथ पर ये घड़ी है, अंदर तो ये घड़ी अंदर थोड़ी घुस रही है, ठीक है। हाँ, चलिए, वेट ऑफ लंग्स ये है सर, हर फेफड़ों का भार, और हमारे जो राइट साइड का फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट साइड के फेफड़े से, ठीक है सर। इसके बाद कलर की बात की जाए, कलर ऑफ लंग्स, जो फेफड़ों का रंग है सर वो पिंक होता है, गुलाबी होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आप लोगों से डिस्कशन करें, कलर ऑफ लंग्स हो गया पिंक गुलाबी, वेट ऑफ लंग्स हो गया 1400 ग्राम। नेचर की बात करें सर, कि नेचर ऑफ लंग्स, फेफड़ों की प्रकृति कैसे होती है, तो आप लोगों ने स्पंज खाया होगा सर कभी, है ना, स्पंजी। फेफड़ों की प्रकृति कैसी होती है, स्पंजी होती है, हाँ ठीक है। तो स्पंजी नेचर होता है किसका, लंग्स का। इसके बाद बात करें सर, नेचर ऑफ लंग्स स्पंजी होता है। इसके बाद बात करें तो हमारे जो स्पंज है, सॉरी जो लंग्स हैं सर, वो बेसिकली एयर में से ऑक्सीजन को हटाने का काम करते हैं और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिलाने का काम करते हैं। सो दैट्स वाई वी ऑल्सो नोन एज, कि इनका फंक्शन है प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है सर। जो रक्त का शुद्धिकरण है ना। कई बार ये क्वेश्चन आया है और बच्चा इसके अंदर पजल होता है कि उसको यही समझ में नहीं आता कि सर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, वो हमेशा किडनी का नाम लेगा। सर किडनी क्या कर रही है, किडनी सिर्फ फिल्टर करने का काम कर रही है। अगर ब्लड को प्योर करने की मैं बात करूं तो ब्लड को प्योर करने का काम करता है लंग, ठीक है। क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर, समझिएगा सर, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है तब ब्लड प्योर होता है, इससे पहले वो प्योर नहीं होता है, ठीक है सर, इससे पहले वो प्योर नहीं होता है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण, ये हमारे लंग्स करते हैं। हमारे लंग्स के अंदर एक चीज समझिएगा, देखो मैंने आपको वेट ऑफ लंग्स बताया है, वेट ऑफ लंग्स बताया है सर, और इस वेट ऑफ लंग्स में आप एक चीज देख सकते हो कि जो आप लोग लिख भी सकते हो कि राइट जो लंग है वो बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, राइट बड़ा होता है लेफ्ट से, ठीक है सर। फिर बात करते हैं, मैंने अभी आपको एक फिगर के अंदर दिखाया था, देखिएगा वापस मैं इस फिगर पर आता हूं। देखिए सर, ये डॉट डॉट पार्टिकल देख रहे हैं आप, ये डॉट, बहुत सारे डॉट होते हैं, देयर आर मैनी डॉट पार्टिकल्स। ये जो डॉट है सर, ये क्या है, ये डॉट क्या है, ये डॉट इसके एल्वोलाई को शो करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एल्वोलाई होती है वो कितनी होती है हमारे लंग्स के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नंबर ऑफ एल्वोलाई यानी वायु कोष्ठिकाओं की संख्या।
सर ये होती है वायु कोष्ठिकाओं की जो संख्या होती है, ऑक्सीडेजेंट ब्लड, बिल्कुल करेक्ट। इनकी नंबरिंग होती है सर 240 मिलियंस टू 440 मिलियंस तक, इतनी ज्यादा होती हैं? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। यानी आज की जो क्लास रही है हमारी, देख लीजिए इसको, आज की जो क्लास रही है हमारी, उसके अंदर एक बहुत बेसिक सा पार्ट मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हुए हैं। और अगर बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हुए हैं तो हमसे ऑब्वियसली एग्जामिनर पूछ सकता है। आप यहां पर इन सब को यहां पर देख सकते हो, क्वेश्चंस को समझ सकते हो, क्वेश्चंस को जान सकते हो, है ना बच्चा। मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश ये की कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन समझ में आए, कैसे आप लोगों को हर पार्ट क्लियर रहे। तो मैंने जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया है। होप सो आप लोगों को आज की क्लास क्लियर हुई होगी, आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बढ़िया अच्छे से पढ़ के रहना। एरोबिक प्रोसेस क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है, रिगार्डिंग दैट फिर हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड डिजीज क्या होती है। जैसे हम पर मिनट 12 से 16 बार हम एयर इनटेक करते हैं और पर मिनट 7000 टू 8000 ml एयर हमारी बॉडी में जाती है। इसके साथ साथ पर डे 11,000 से 16,000 लीटर तक एयर हमारी बॉडी में जाती है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, फैक्चुअल बातें हैं जो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो देखो बच्चा, आप लोग जितने भी कनेक्ट हो, लगातार मेरे से जुड़े हुए हो, है ना, ये आपकी मेहनत रंग लाएगी, पक्का लाएगी, और इस मेहनत को पूरा करने में हम आपके साथ हैं। तो अभी के लिए हम आपकी क्लास को ऑफ करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।